साथियों, अंग्रेजों ने सब्सिडियरी संधि के द्वारा ही निजाम का राज्य हथिया लिया था और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने मराठा मंडल के एक सदस्य पेशवा बाजीराव से बसई में सब्सिडियरी संधि पर दस्तखत करवा लिए थे। परंतु यह संधि अमल में तभी आ सकती थी जब मराठा मंडल के दूसरे सदस्य भी इसके लिए अनुमति देते, खासकर सिंधिया और भोंसले। और इसी बात के लिए पेशवा बाजीराव और दौलतराव सिंधिया आपस में मिलना चाहते थे और अंग्रेजों को डर था कि यदि ये दोनों मिल गए तो उनकी सब्सिडियरी संधि अमल में नहीं आ सकेगी। इस बात के लिए अंग्रेज बराबर जोर दे रहे थे कि दौलतराव सिंधिया और बरार का राजा भोंसले पेशवा बाजीराव से नहीं मिलने पाए और दूसरी तरफ वे दौलतराव सिंधिया के खिलाफ युद्ध की तैयारी भी कर रहे थे। और जैसे जैसे अंग्रेजों की तैयारी बढ़ती गई वैसे वैसे उनका रुख भी बदलता चला गया था। 30 मई सन 1803 को गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने महाराजा सिंधिया को लिखा था कि आप शांति कायम रखने के लिए आगे बढ़ने का इरादा छोड़कर तुरंत नर्मदा पार कर अपनी राजधानी लौट जाइए। बरार के राजा राघोजी भोंसले को उसने लिखा था कि आप लौटकर नागपुर चले जाइए और उसी दिन पूना के रेजिडेंट कर्नल क्लॉज को लिख दिया था कि यदि सिंधिया नर्मदा पार कर उत्तर की ओर चला जाए तो भी कंपनी की सेना बराबर दक्षिण के मैदान में तैयार रहे और यदि जसवंतराव होलकर अपनी सेना सहित पूना आना चाहे तो उसे भी रोक दिया जाए। साथ ही वेलेस्ली ने भोंसले के कटक प्रांत की सरहद पर मेदिनीपुर की छावनी में कंपनी की सेना बढ़ाए जाने की आज्ञा दे दी थी। इस सब का मतलब यह था कि अंग्रेज शांति और मित्रता के नाम पर होलकर, सिंधिया और भोंसले इन तीनों के मिलने या पेशवा की आज्ञा पर इनमें से किसी के पूना जाने तक को रोक रहे थे। वे स्वयं इन मराठा नरेशों के नाश के लिए कंपनी की सनद्ध सेनाएं जगह जगह चारों ओर जमा कर रहे थे और मार्क्विस वेलेस्ली के शब्दों में केवल अपनी तैयारी को पूरा होने और मौसम के इंतजार में थे। 4 दिन बाद यानी 3 जून सन 1803 को मार्क्विस वेलेस्ली ने कलकत्ता से कॉलिंस को यह स्पष्ट आज्ञा दी थी कि सिंधिया को यह बता देना मुनासिब है कि सिवाय उस हालत के जबकि पेशवा ने साफ शब्दों में इजाज़त दे दी हो और ब्रिटिश सरकार ने उसे मंजूर कर लिया हो, यदि दूसरी किसी हालत में किसी भी बहाने सिंधिया पूना जाएगा तो उसे अश्वमेध ब्रिटिश सत्ता के साथ लड़ना पड़ जाएगा। मराठा मंडल के दूसरे राजाओं की तरह बरार का राजा भी पेशवा के निमंत्रण पर पूना जा रहा था। इसलिए जिस तरह का पत्र सिंधिया को लिखा गया था उसी तरह का पत्र वेलेस्ली ने बरार के राजा को लिखा था और उसे यह भी साफ धमकी दे दी थी कि यदि आप पूना की ओर रुख करेंगे तो आपके राज्य पर हमला किया जाना संभव है। यह याद रखना चाहिए कि अंग्रेज स्वयं सिंधिया, भोंसले और पेशवा तीनों को अभी तक अपना मित्र कहते थे तथा इन तीनों में से किसी की ओर से कोई कार्रवाई अभी तक मित्रता के विरुद्ध नहीं हुई थी। उन्हें पूना आने से रोकने का कोई बहाना भी होना चाहिए था। इसलिए सिंधिया पर अब एक नया और अनोखा इल्ज़ाम लगाया गया था। कहा गया कि तुम पेशवा और निज़ाम के राज्यों पर हमला करने और उन्हें लूटने का विचार कर रहे हो। 28 मई सन 1803 को कर्नल कॉलिंस ने महाराजा सिंधिया से मुलाकात की थी। 3 घंटे बातचीत होती रही जिसका हाल कॉलिंस ने 29 मई सन 1803 को एक लंबे पत्र में गवर्नर जनरल को लिखकर भेजा था। इस पत्र में लिखा था कि महाराजा सिंधिया ने कॉलिंस के प्रश्न के उत्तर में उसे विश्वास दिलाया है कि महाराजा का कोई इरादा पेशवा या निज़ाम किसी के राज्य पर हमला करने का नहीं है। कॉलिंस ने इस पर संतोष प्रकट किया और पूछा कि फिर महाराजा सिंधिया, बरार के राजा और होलकर के बीच जो पत्र व्यवहार हो रहा है उसका उद्देश्य किसी तरह से बसई की संधि की कार्रवाई में कोई बाधा डालना तो नहीं है। महाराजा सिंधिया ने इस पर कॉलिंस को स्पष्ट उत्तर दिया था कि बिना बरार के राजा से बातचीत हुए इस विषय में कोई बात कही नहीं जा सकती। कॉलिंस ने फिर बार बार जोर देकर और डर दिखाकर इस संबंध में महाराजा सिंधिया की अंतिम राय जाननी चाहिए थी। महाराजा सिंधिया ने फिर उत्तर दिया था कि राजा राघोजी से बिना बातचीत किए मेरा कुछ कहना उनके साथ दगा करना होगा। राजा राघोजी इस समय इस स्थान से केवल 50 कोस की दूरी पर हैं और 2-4 दिन के अंदर ही मेरी और उनकी मुलाकात होने वाली है। उस मुलाकात के फौरन बाद ही अंग्रेज़ों को बता दिया जाएगा कि इन सब बातों का निपटारा शांति से हो सकेगा या युद्ध से। इसी पत्र में कॉलिंस ने गवर्नर जनरल से फिर तकाजा किया था कि जितनी जल्दी हो सके बाजीराव पर जोर देकर उसकी ओर से सिंधिया के नाम यह पत्र लिखवा दिया जाए
कि आप पुनः मत आइए। कॉलिंस सच और झूठ की अधिक परवाह करने वाला आदमी नहीं था। फिर भी यदि इस पत्र की सब बातें सच हैं तो पत्र से जाहिर है कि कॉलिंस का बर्ताव महाराजा सिंधिया के साथ धृष्टता का था और महाराजा के सब जवाब उचित और न्यायकूल थे। तारीफ यह है कि अभी तक बसई की संधि की नकल अंग्रेज़ों ने न तो महाराजा सिंधिया के पास भेजी थी और न ही राजा राघोजी भोंसले के पास। इसके कुछ दिन बाद ही राजा राघोजी भोंसले का खेमा महाराजा सिंधिया के निकट आ पहुंचा था। दोनों नरेशों में बातचीत हुई थी। दोनों को कॉलिंस ने समझाया कि पेशवा ही आप लोगों के पूना जाने के विरुद्ध है। दोनों को कॉलिंस ने विश्वास दिलाया कि बसई की संधि का प्रभाव पेशवा और दूसरे मराठा नरेशों के परस्पर संबंध पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दोनों से कॉलिंस ने शांति और मित्रता के नाम पर पूना जाना स्थगित करके अपनी अपनी राजधानी लौट जाने की प्रार्थना की थी। दोनों को उसने कंपनी की मित्रता का विश्वास दिलाया और साथ ही यह धमकी भी दी थी कि यदि आप लोग पूना जाने पर जिद करेंगे तो कंपनी की सेनाएं तमाम मराठा राज्य की सरहद पर पड़ी हुई हैं। अंत में दोनों मराठा नरेश अदूरदर्शिता के कारण या कायरता के कारण या संभव है युद्ध से यथाशक्ति बचने की इच्छा से एक बार फिर अंग्रेज़ों की चालों में आ गए थे। दोनों ने कॉलिंस की बातों पर विश्वास करके अपना पूना जाना स्थगित कर दिया और तय किया कि बसई की संधि के बारे में जो विश्वास हमें अंग्रेज़ों ने दिलाया है वही बाजीराव से पक्का कर लेने के लिए हमारे दोनों के विश्वस्त दूत तुरंत पूना भेजे जाएं और बाजीराव से इस विषय में संतोषप्रद उत्तर मिलने के बाद हम लोग अपनी अपनी राजधानी लौट जाएंगे। अंग्रेज़ों को इस पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता था और न अब उनके पास युद्ध का किसी तरह का बहाना बाकी रह गया था। फिर भी अंग्रेज़ों की ओर से युद्ध की तैयारियां बराबर बढ़ती चली गई थी। 26 जून सन 1803 को गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने अपने भाई जनरल वेलेस्ली को एक गुप्त पत्र द्वारा इस बात का संपूर्ण अधिकार दे दिया था कि आप बिना मुझसे पूछे जब चाहें महाराजा सिंधिया या बरार के राजा के साथ युद्ध कर दें और निज़ाम पेशवा या दूसरे मराठा नरेशों के राज्य में जब जो राजनीतिक या सैनिक कार्रवाई करना चाहें कर डालें। 27 जून को गवर्नर जनरल ने अपने भाई के नाम एक दूसरा अत्यंत गुप्त पत्र लिखा था जिसके वाक्य यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है। उसने लिखा था कि इस पत्र के पाते ही आप कर्नल कॉलिंस को लिख दीजिए कि सिंधिया और बरार के राजा दोनों से उनके साफ साफ विचार दरियाफ्त किए जाएं और उन्हें उत्तर के लिए इतनी मियाद दी जाए जितनी कि आपको मौसम और अपनी संग्राम संबंधी सुविधाओं का पुनः विचार करते हुए ठीक मालूम हो। ऐसी स्थिति में या किसी भी दूसरी स्थिति में जब आपको युद्ध करने की आवश्यकता अनुभव हो तब मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप सिंधिया और बरार के राजा इन दोनों को सैनिक शक्ति का सर्वनाश कर डालने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। विशेष आवश्यक यह है कि आप सिंधिया के तोपखाने को और साथ ही उसके यूरोपियन अस्त्र शस्त्रों और तमाम फौजी सामान को नष्ट कर दें। बहुत अच्छा हो यदि सिंधिया अथवा राघोजी भोंसले को किसी तरह गिरफ्तार कर लिया जाए। युद्ध छिड़ते ही आप सिंधिया होलकर और हर दूसरे मराठा की नौकरी से यूरोपियन अफसरों को अपनी ओर बुला लेने के लिए जो उपाय उचित समझें कीजिएगा। आपको आज़ादी दी जाती है कि इस काम के लिए आप जो खर्च ज़रूरी समझें करें और जैसे दूत अधिक उपयोगी समझें भेजें। मैं सोच रहा हूँ कि गोहद के राणा के पास और राजपूत राजाओं के पास मैं स्वयं यथोचित दूत भेजूं। आप भी इन रियासतों को सिंधिया के विरुद्ध भड़काने की हर तरह से कोशिश कीजिए। यह भी सोचिएगा कि काशीराव होलकर को जसवंतराव होलकर के विरुद्ध भड़काने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। किंतु इस समय समस्त राजनीतिक बलात्कार के लिए इंग्लिस्तान के थोड़े से उदार लोगों और भावी इतिहास लेखकों के सामने कुछ बहाना रख देना भी आवश्यक था। इसलिए इस पत्र में पहली बार मार्क्विस वेलेस्ली ने अपने पुराने बहाने भारत पर फ्रांस के इरादों का जिक्र किया और पत्र के अंत में लिखा था कि सिंधिया का शीघ्र नाश कर देना फ्रांस के इरादों के लिए सर्वथा घातक सिद्ध होगा। इसके बाद सिंधिया का नाश करने के इस नए बहाने को रूप मिलता चला गया। धीरे धीरे यहाँ तक कहा जाने लगा कि सिंधिया के राज्य में जमुना के तट पर फ्रांसीसियों की एक बाज़ाब्ता बस्ती है जिसमें कप्तान पैरा के अधीन 14,000 सशस्त्र फ्रांसीसी सेना रहती है। साथियों, यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि अंग्रेज़ महाराजा सिंधिया पर वही आरोप लगा रहे थे जो उन्होंने टीपू सुल्तान पर लगाए थे। टीपू सुल्तान के समय भी कहा गया था कि टीपू सुल्तान भी फ्रांसीसियों से मदद लेकर अंग्रेज़ों पर हमला करने वाला है, जो कि सरासर झूठ था। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी
नमस्कार।